अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें प्रोग्राम रेड जोन और मैं हूं सुहेल इकबाल भट्टी। नाज़रीन, नए साल के साथ प्रोग्राम रेड जोन की नई शुरुआत, जिस पे हम पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और उसके साथ सोशल इश्यूज़ के ऊपर इन डेप्थ एनालिसिस के साथ आपके साथ एक्सक्लूसिव स्टोरी शेयर करेंगे। खालिद साहब, जैसे हमने 7 मई को यानी गुज़श्ते साल 7 मई को बानी पीटीआई इमरान खान की गिरफ्तारी से मुतल्लिक खबर, जो 9 मई को गिरफ्तार हुए थे नैब के केस में, हमने 2 रोज़ पहले ब्रेक की थी रेड जोन में। और इसी तरह और भी बहुत सी स्टोरीज हमने एक्सक्लूसिव अपनी नाज़रीन के साथ शेयर की थी। तो अब इस नई शुरुआत के साथ आइंदा भी नाज़रीन को बहुत सी एक्सक्लूसिव स्टोरीज इस प्रोग्राम में मिलेंगी। जी सुहेल इकबाल भट्टी साहब, माशाल्लाह आपका जो जर्नलिज्म है इसमें जो स्टोरीज़ आपने की हैं वो जो नाज़रीन हैं उनके लिए बड़ी दिलचस्पी का बायस हैं। और बिलखसूस ये स्टोरी मैंने भी देखी थी, इसी प्रोग्राम में आपने ब्रेक की थी, बड़ी गिरफ्तारी होने जा रही है और फिर वो गिरफ्तारी अमल में आई। और नाज़रीन को मज़ीद भी बड़ी बड़ी स्टोरीज़ मिलेंगी और रेड जोन अगर देखते रहेंगे तो उनको मज़ीद अच्छी चीज़ें मिलेंगी। जी बिल्कुल, नाज़रीन को रेगुलर देखना चाहिए प्रोग्राम रेड जोन। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि सेनेट में आम इंतखाबात 2024 मुलतवी करने के लिए जो करारदाद है वो कसरत राय से मंजूर की गई है। ये करारदाद सेनेटर दिलावर खान ने पेश की, जिसमें इलेक्शन रैली के दौरान इंटेलिजेंस एजेंसियों के थ्रेट अलर्ट्स हैं। अक्सर इलाकों में सख्त सर्दी है, जिसकी वजह से इन इलाकों में इलेक्शन होना मुमकिन नहीं है। लिहाजा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपना शेड्यूल मुअत्तल करे। क्या सेनेट करारदाद इंतखाबात पर असरअंदाज होगी? और इसके साथ बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तहायात नाअहली केस का जो मामला है उसके ऊपर समाअत के बाद फैसला महफूज कर लिया है। और अब सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जम चुकी हैं, क्योंकि फैसला आने के बाद ये बात वाजे होगी कि क्या नाअहली सिर्फ 5 साल की ही होगी या तहायात नाअहली होगी, या और इसके साथ साथ क्या नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन इलेक्शन लड़ पाएंगे। और इसके साथ नाज़रीन आपको बताएंगे कि पावर ब्रेक डाउन का सिलसिला जारी है। 30 दिसंबर को गुड्डू थर्मल पावर हाउस के इलाके में ब्रेक डाउन हुआ, और लेकिन अभी तक वो मसला नहीं थम सका। और सवाल यह है कि नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर ब्रेक डाउन कंट्रोल करने में नाकाम क्यों? डिप्टी एमडी पावर कंट्रोल सेंटर अली जैन की तैनाती और अहलियत पर क्या सवालात उठे थे, ये तफसीलात डॉक्यूमेंट के साथ आपके साथ शेयर करेंगे। और ये भी बताएंगे कि साबिक वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर डिप्टी एमडी को हटाने में नाकाम क्यों रहे थे। और इसके साथ आपको बताएंगे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तमाम रिटर्निंग अफसरान को एपलेट ट्रिब्यूनल्स में पेश होने की हदायत क्यों जारी की है। और इसके साथ प्रोग्राम के आखिर में बात करेंगे कि साने 9 मई की नई तहलका खेज वीडियो सामने आई है, जिसमें मखसूस सियासी जमात के शरपसंदों के मुलविस होने से मुतल्लिक जो शवाहिद है वो सामने आए हैं। आपको बताएंगे कि ऐसे शरपसंद अनासिर का ट्रायल आखिर कब मुकम्मल होने जा रहा है। तो नाज़रीन, ख्वाजा मतीन साहब से पहला क्वेश्चन करने से पहले हम आपको ख्वाजा आसिफ साहब का, जो कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, उनका एक शॉर्ट सुनवाएंगे कि गुज़श्ता रोज़ उन्होंने एक प्रोग्राम में क्या बात की। उससे आगे हम अपने प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन, ये आपने ख्वाजा आसिफ साहब की गुफ्तगू सुनी। ख्वाजा साहब, आपको याद होगा कुछ रोज़ कब मौलाना फजल रहमान साहब के साहबजादे के बेटे की एक उनकी जो वलीमे की तकरीब थी, वहाँ पर आसिफ अली जरदारी साहब ने चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी साहब से एक सवाल किया कि फैज़ चला गया, तू अब क्या करेगा। आपको याद होगा। तो वहाँ से हमें पता चला कि जो चेयरमैन सेनेट हैं वो बलूचिस्तान के हकूक़ और उनके मसाइल को हल करने की बजाय या उनके मसाइल के लिए यहाँ पर किस तरीके से आए और क्या कुछ वो करते रहे और किन की सपोर्ट हासिल थी, वो उस दिन बाद मंजर आम पर आई। लेकिन आज सवाल ये है, जो आज इलेक्शन मुलतवी कराने के लिए एक जमहूरी सियासी आइनी अमल को डिरेल करने की जो आज सेनेट की एक सो कॉल्ड किस्म की अक्सरियत की करारदाद का जो अमल हुआ, आज़ाद हैसियत में मुंतखब हुए सेनेटर दिलावर, और आपको बेहतर पता है कि कैसे मुंतखब होते हैं सेनेटर, बनाए जाते हैं, कैसे उनको बनाया जाता है। और उसके साथ ये जो करारदाद तैयार हुई बखसूस वक्त के अंदर चेयरमैन सेनेट सादिक संजानी साहब के दफ्तर में तैयार हुई, और उसके बाद हमने देखा कि ये कोशिश की गई कि इलेक्शन का अमल मुलतवी हो। सवाल आपसे ये है, नून लीग, पीपल्स पार्टी, पीटीआई सारे एक सीन से इसके ऊपर ऑन बोर्ड नहीं थे, एजेंडे में इस मामले को शामिल नहीं किया गया, और इंतहाई उजलत के अंदर 14 लोग मौजूद थे 104 के ईवान में, और 12 ने इसके हक में वोट करके कहा जी कि इलेक्शन का अमल मुलतवी किया जाए, मुअत्तल किया जाए। ये माजरा है क्या इसके पीछे? जी भट्टी साहब, आपने दुरुस्त निशानदेही की है कि ये करारदाद जो इलेक्शन मुलतवी करने की, ये तैयार कहाँ हुई और इसके पीछे क्या मुहरकात हो सकते हैं। ख्वाजा आसिफ साहब की भी गुफ्तगू नाज़रीन ने भी सुनी और आपने भी सुनी कि वो कह रहे थे कि जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, शायद हकान अब्बासी तो नाम के वज़ीर आज़म थे, असल हुकूमत तो जनरल फैज़ हमीद की थी जी। इसी तरह की बात जो जैसे कि आपने जिक्र किया है कि जो दावत वलीमा थी मौलाना फजल रहमान के साहबजादे की, तो वहाँ तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि सियासत के गुरु जो आसिफ अली जरदारी हैं जी।
वो ये कह रहे हैं कि अब आपका क्या होगा, क्या बनेगा आपका, आपका तो चला गया। मुझे बड़ी हैरानी हुई ये देखकर कि ये जो चेयरमैन सेनेट अभी तक सादिक संजरानी साहब बैठे हुए हैं, बेसिकली ये जरदारी साहब ने लिंक एस्टेब्लिश किया कि चेयरमैन सैनिक सादिक संजरानी साहब ने पावर कैसे हासिल की, वो कैसे ऑपरेट होते थे। हाँ। बेसिकली उन्होंने उस दिन उन्हें पता था कि सामने वीडियो बन रही है, उसके बावजूद उन्होंने इस पॉइंट को हाईलाइट किया। खान साहब, हाँ, तो मेरे लिए फिर पता चला कि ये जो सादिक संजरानी साहब, जैसा कि आपने अर्ज़ किया है कि ये जो हकूक़ हैं बलूचिस्तान के, कि ये जो बलोच कौम के लोगों को अकोमोडेट किया जाता है ताकि उसकी जो सूबा है, पसमानदा सूबा है बलूचिस्तान, उसकी महरूमी दूर हो। लेकिन ये तो नया पंडोरा बक्स खोल लिया जब से वो वीडियो मैंने देखी है। अब आते हैं कि सेनेट में जो करारदाद आई है, अब देखें, बड़ी दिलचस्प बात है भट्टी साहब कि 102 अरकान पर मुश्तमिल है सेनेट अवान बाला जिसे हम कहते हैं, जहाँ फैसले होते हैं। वहाँ जनाब बड़ी पार्टियाँ, जैसे आपने अर्ज़ किया, पीटीआई, नून लीग और पीपल्स पार्टी, जी, कोई बंदा मौजूद नहीं है, सिर्फ 14 लोग मौजूद हैं और एक आज़ाद सेनेटर। आज़ाद सेनेटर का आपने बात की कि वो कैसे मुंतखब होते हैं, कैसे आते हैं, तो ये सबको पता है, जर्नलिस्टों को तो पता है, आम लोगों को शायद ना इतना इल्म हो कि वो 22 लोगों की मदद से ज़्यादातर आज़ाद सेनेटर्स आ जाते हैं। इस तरह वो दिलावर ख़ान हैं, वो एक जवाज़ घड़ के उन्होंने करारदाद पेश की और उस वक्त सेनेट में मौजूद कितने लोग हैं, 102 के ऐवान में। सेनेटर दिलावर खान साहब, क्या चेयरमैन सेनेट के माइंड में ये बात नहीं थी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो फैसला दिया 8 फरवरी का, और काजी फाइज साहब ने कहा था कि 8 फरवरी को इलेक्शन होना पत्थर पर लकीर है, तो क्या इन लोगों ने पत्थर पर इस डाली गई इस लकीर को मिटाने की कोशिश की है? अब देखिए ना, मसलन चीफ जस्टिस साहब जो हैं काजी फायज़ ईसा, यानी कि हम भी ये इलेक्शन मुलतवी होने की खबरें तो हम सुनते रहते हैं जी, राहदारियों में, इधर उधर, साफ़ियों में, प्रेस क्लब में, बाकी जिस जगह भी जाते हैं, तो ये गैर यकीनी की कफ़ियत है। लेकिन हमें मना कर दिया गया कि आप इस पर कमेंट ना करें, अगर आपका दिल करे तो अपनी बीवी से बात कर लें। लेकिन आज जो चीफ जस्टिस साहब ने जो पत्थर पे लकीर कहा और हुक्म दिया, हुक्मन कहा कि बल्कि 1-2 लोगों को शोकाज नोटिस भी जारी हुए कि आपने इस तरह की इलेक्शन मुलतवी होने की बात क्यों की है। जी खान साहब, हमारा तो दिलो जान से यकीन है, हम तो आपके साथ भी बैठते तो हमेशा यही डिस्कस किया कि हर सूरत 8 फरवरी को इलेक्शन होने चाहिए। इसी के साथ पाकिस्तान की जमहूरियत, मुल्क की सलामती, मुल्क की खुशहाली जुड़ी हुई है। तो खान साहब, अगर मैं आपकी मजीद आपका इसके ऊपर इनपुट लेने से पहले हमें ज्वाइन कर रहे हैं अहमद बिलाल साहब, जो कि आप सरबराह हैं पिलडेट के, और इस सारे प्रोसेस के ऊपर मुसलसल बड़ी कड़ी नज़र रखे हुए हैं। अगर आप उनसे बात कर लेते हैं कि ये माजरा अब किस तरफ जाएगा। अहमद बिलाल साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। सर, आपसे जानना चाहूँगा, ये जो आज सेनेट के अंदर 14 अरकान मौजूद थे, वहाँ पर ये बड़े ही अजीब अंदाज में करारदाद पेश की गई, बड़ी पोलिटिकल पार्टीज ऑन बोर्ड नहीं थी, एजेंडे पे इस मामले को लाया नहीं गया, और कहा गया कि ये 12 अरकान ने कसरत से इसको करारदाद को मंजूर कर लिया है। अगरचे वहाँ पर नून लीग की इसकी बड़ी मुखालफत की, पीपल्स पार्टी के सेनेटर बैरतमंद तंगी खामोश रहे, और इवन वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात मुर्जा सुलंगी साहब वहाँ मौजूद थे, उन्होंने भी इसकी मुखालफत की, लेकिन ये मंजूर हो गई। इसके क्या कानूनी और इखलाकी इस करारदाद की हैसियत है? मेरी राय में तो इसकी ना कोई कानूनी हैसियत है, ना कोई इखलाकी हैसियत है, क्योंकि कानून के मुताबिक करारदादें जो होती हैं वो महज सिफारिश का दर्जा रखती हैं। ये इसलिए चूंकि ये कोई कानून नहीं है, कोई आईनी तरमीम नहीं है, ज्यादा इस पर अमल करना जरूरी नहीं है। लेकिन खासतौर पर एक ऐसी करारदाद जो आइन के कुछ मदरजात के मुतसादिम हो, वो तो बिल्कुल ही काबिल कबूल नहीं हो सकती। बिल्कुल ठीक आपने अहमद बिलाल साहब, लेकिन सर इतनी उजलत क्यों की गई, और जो इसका तरीक़ेकार था इस करारदाद का, आप बहुत ऑब्जर्व करते हैं, बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं सेनेट ऑफ पाकिस्तान की प्रोसीडिंग्स को। अगर इतनी अच्छी इंटेंशन थी और वाकई इस मामले को हाईलाइट करना था, तो इसको क्या इससे पहले मीटिंग्स होती हैं, तमाम सियासी जमातों के जो सेनेटर्स वहाँ मौजूद हैं उनके साथ वहाँ डिस्कशन की जाती, एजेंडे के ऊपर मामला आता, सबकी कंसेंसस होती, लेकिन इंतहाई पुरअसरार अंदाज के अंदर ये करारदाद आखिर क्यों लाई गई सेनेट में? बिल्कुल, मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे, और ये भी बात दुरुस्त है कि जिस तरह की ये कोशिश की गई है, आपने बहुत अच्छा लफ्ज इस्तेमाल किया, पुरअसरार। इस तरह की पुरअसरार कोशिशें माजी में भी होती रही हैं, वो आइंदा भी हो सकता है हों, लेकिन बड़ी डिटर्मिनेशन के साथ हमारे आईनी इदारों को, जैसे इलेक्शन कमीशन, जैसे सुप्रीम कोर्ट,
इनको इसको नाकाम बनाना चाहिए और मीडिया को भी उसका साथ देना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों की पब्लिसिटी करने से, 8-10 लोगों की करारदाद को ये बताने से कि ये सेनेट की करारदाद है, हकीकत में जब आप बताएं कि सेनेट की करारदाद है तो ये बताएं कि 14 लोग मौजूद थे, उनमें से इतने लोगों ने इसके हक में वोट दिया, ताकि लोगों को इसकी हकीकत और हैसियत का पता चल जाए। तो ये बहुत जरूरी है। ये मुल्क को कौम के मफाद में नहीं है इस वक्त इलेक्शन को मुलतवी करना। हमने देखा था जब मशरकी पाकिस्तान अलहदा हुआ था तो उस वक्त भी हमने कौमी असम्बली का सेशन मुलतवी किया था और उसके नतायज कितने भयानक निकले थे। तो इसी किस्म की चीज हो सकती है। हम सबको मिलकर इस साजिश को नाकाम बनाना चाहिए। अहमद बिलाल महबूब साहब, ये बताइएगा कि ये इसमें सवाल उठाया गया है कि सिक्योरिटी के मामलात हैं, खुसूसन खैबर पख्तूनख्वा की बात की गई है, बलूचिस्तान की बात की गई है। इस वक्त तो इलेक्शन कमीशन फुली बाख्तियार है, वो किसी भी इदारे के सरबराह को, हत्ता कि फ़ौज को भी वो कह सकते हैं कि हमें सिक्योरिटी चाहिए, या किसी और जो सिक्योरिटी फोर्सेस के अदारे हैं तो उनको इंतखाबी जो उम्मीदवार हैं उनकी सिक्योरिटी क्यों नहीं यकीनी बना सकता वो? जी, ये बिल्कुल एम्पावर्ड है और वही ये काम करेगा। उन्होंने पिछले दिनों वज़ारत दिफा में एक मीटिंग भी की है और इस बात को उन्होंने जो मैन पावर है उसकी सप्लाई के बारे में भी बात की है। तो पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन सिक्योरिटी आप अगर कहें कि फुल प्रूफ सिक्योरिटी हो पूरी तरह से, तो दुनिया में कोई ऐसी चीज फुल प्रूफ सिक्योरिटी की नहीं है। सिक्योरिटी के खदशात रहते हैं। जिन इलाकों के अंदर को बहुत ज्यादा बुरे हालात होंगे, अगर बहुत जरूरी होगा तो 1-2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर इलेक्शन पोस्टपोन भी हो सकते हैं, माजी में भी होते रहे हैं, लेकिन उसकी बुनियाद पे पूरे मुल्क के इंतखाबात तो नहीं पोस्टपोन हो सकते। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। लेकिन अहमद बिलाल महबूब साहब, हम देखते हैं कि दूसरी जंग अजीम में बरतानिया में इलेक्शन मुलतवी नहीं हुए, अमेरिका के अंदर भी इलेक्शन हुए। तो अब यहाँ पर अमन अमान की सूरत हाल अपनी जगह ऊपर है, लेकिन जिस तरह आपने बताया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास क्या इख्तियारात हैं और कैसे वो सिक्योरिटी को यकीनी बना सकते हैं। लेकिन उसके साथ आपने एक ऑप्शन की बात की कि अगर कुछ इलाके में कुछ इलाकों में अगर मौसम का मसला है, कोई वाकई सीवियर सिक्योरिटी की सिचुएशन है, तो उसको इलेक्शन मुलतवी हो सकते हैं, बाद में हो सकते हैं। अगर ऐसा सिनेरियो है तो क्या, अगर जिस तरह मौलाना फजल रहमान साहब बहुत ज़्यादा बात करते हैं, उनके पार्टी रुकन पर हमला हुआ, मोहसिन दावड़ साहब के ऊपर हमला हुआ वहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में, तो अगर वहाँ पर कोई ऐसी सूरत हाल हो तो क्या ऐसा कानूनी या अमली तौर पर मुमकिन है कि इलेक्शन कमीशन एक सूबे के अंदर सिक्योरिटी के हालात के पेश नज़र कुछ अरसे के लिए इलेक्शन को डिले कर दे? नहीं, पूरे सूबे के अंदर इलेक्शन को मुलतवी करना तो पूरे इलेक्शन को सबोटाज करने की बात होगी, इसलिए कि हमें उसके फौरन बाद सेनेट के इलेक्शन में भी जाना है और सेनेट के इलेक्शन में कुछ लोगों को अपना मुस्तकबिल बहुत तारीख नजर आ रहा है। कुछ चेयरमैन हो सकता है मुंतखब हो, ना वाइस चेयरमैन मुंतखब हो, तो वो लोग सेनेट के इलेक्शन से पहले किसी सूबे का अगर इलेक्शन पोस्टपोन हो जाए तो इसका मतलब है कि फिर सेनेट के इलेक्शन भी नहीं हो सकते। तो ये सारी सूरत हाल बहुत खौफनाक है। चंद कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बात हो सकती है, बहुत चंद महदूद, लेकिन पूरे इलाके में नहीं हो सकता। वेरेबल तो क्या, चंद कॉन्स्टिट्यूएंसीज की भी इंशाल्लाह जरूरत नहीं होगी। 8 मई तक मौसम भी बेहतर हो जाएगा, 8 फरवरी तक, और इंशाल्लाह सिक्योरिटी की सिचुएशन भी कुछ कंट्रोल हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है अहमद बिलाल महबूब साहब, एक तो आपने बहुत अच्छे अंदाज से इसके ऊपर रोशनी डाली और एटलीस्ट अवाम को आपने एतमाद दिया है, हौसला दिया है कि कानूनी और आइनी या अखलाकी लिहाज से किसी सूरत ये करारदाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर बाइंडिंग नहीं है। और कुछ इतलात भी ऐसी सामने है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी डिटर्मिंड है कि 8 फरवरी को हर सूरत इलेक्शन होंगे और हर सूरत होने चाहिए। तो आज इसके साथ मैं आपसे ये ज़रूर बात करना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ताहयात नाअहली से मुतल्लिक केस की समाअत का सिलसिला मुकम्मल हो चुका, फैसला महफूज कर लिया गया है। तो सर, अब क्या तवक्को रखते हैं? जिस तरीके से समाअत का सिलसिला जारी रहा, उस दौरान जो रिमार्क सामने आए, तो एक बात तो वाजे है कि डिक्टेटर ने जिस तरीके से 62(1)F को इसमें ऐड करवाया और जिस तरीके से मोअज़्ज़िज़ जज साहबान ने उसके ऊपर बरहमी का इजहार किया, तो अब अल्टीमेटली इसके ऊपर जो फैसला आएगा, क्या उसका कितना लार्जर उसका इम्पैक्ट होगा? और बिलखसूस नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन पर सबकी नज़रें जमी हुई हैं कि क्या वो इस फैसले के बाद इलेक्शन लड़ने के लिए अहल होंगे या नहीं। आप किस निगाह से देखते हैं? आज की एलिजिबिलिटी तो सेकेंडरी बात है। असल बात यह है कि ये इतना जालिमाना किस्म का आईनी शक है जो एक डिक्टेटर के दबाव के तहत ये आइन का हिस्सा बना है। ये भी दुरुस्त है कि 18वीं तरमीम में इसको दुरुस्त किया जा सकता था। हमारे सियासतदानों की यूँ समझिए कि नासमझी की वजह से उन्होंने इसको करेक्ट नहीं किया।
ये बात भी दुरुस्त है। लिहाजा ये इस लिहाज से खास तौर पे इसकी जो शिक जो कि इसके अंदर लिखी भी नहीं है, जो आइन में जो सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच ने इंटरप्रेट करके इसका मतलब निकाला कि ताहयात वो आदमी नाअहल हो जाएगा, ये तो बिल्कुल ही गैर मुनसफाना है। तो मुझे लगता है कि कम से कम ये ताहयात जो नाअहली की शिक है ये तो मेरे ख्याल में खत्म हो जाएगी, और शायद हो सकता है वो फैसला ही पूरे का पूरा गलत करार पाए जिसके तहत ये हुआ था। लेकिन ये बात ऐसी है कि जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने चूंकि फैसला करना है, इसके बारे में ज्यादा फोरकास्ट करना या उसके बारे में पेशगी को राय देना वो जरा मुनासिब नहीं है। अहमद बिलाल महबूब साहब, ये बताएं कि माजी और हालिया जो इंतखाबात में सादक और अमीन ना होने की बिना पर बेशुमार जो उम्मीदवार हैं उनके कागजात मुस्तरद हो चुके हैं। इस मौका पर जब सुप्रीम कोर्ट ये समाअत कर रही है, जो बाट F1 है, जैसे कि आपने जिक्र भी किया है कि ये गैर मुनसफाना है, तो कई जो उम्मीदवार हैं, आप समझते हैं ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है इससे जो उनके सरों पर तलवार लटक रही है वो हट सकती है? बड़ी तादाद का तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन इससे क्लैरिटी आ जाएगी यकीनन। कुछ लोग कंफ्यूजन का शिकार हैं, कुछ रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं, कुछ एपलेट ट्रिब्यूनल्स हैं, इसके बारे में फैसले रोके हुए हैं कि जो लोगों ने चैलेंज किए हुए थे वो कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा तो उसके बाद हम फैसला देंगे। तो जो ही ये फैसला आएगा एपलेट ट्रिब्यूनल्स को भी क्लैरिटी हो जाएगी, और वो जो भी फैसला होगा फिर उसके ऊपर सब लोग एक यकजुबान होके और एक पूरी कंसंट्रेशन के साथ उस पर अमल होगा। फिर अनसर्टिनिटी नहीं रहेगी। ये इंतखाबी निज़ाम में, सियासी निज़ाम में अनसर्टिनिटी बहुत नुकसानदेह चीज होती है। तो फैसला कोई एक हो जाए ताकि अनसर्टिनिटी खत्म हो जाए, तो उम्मीद है कि एक आध दिन के अंदर ये अनसर्टिनिटी खत्म हो जाएगी। बिल्कुल ठीक। अहमद बिलाल महबूब साहब, आपने हमें ज्वाइन किया और बिलखुसूस दोनों अहम तरीन आईनी अमूर के ऊपर आपने बहुत तफसील के साथ गुफ्तगू की, और आपने बिल्कुल बड़ा वाज़े किया कि जो सेनेट की करारदाद है वो इलेक्शन के अमल को मुतासर नहीं कर सकती, और 62F का जो मुमकिन तौर के ऊपर उसका जो इम्पैक्ट होगा वो भी आपने उसके ऊपर बात की। खैर साहब, आपने भी गुफ्तगू सुनी सारी। मेरा सवाल ये है कि ये कौन सी ऐसी सोच है जो मुसलसल इस बात के दर पे है कि इलेक्शन मुअत्तल हो जाएं। पहला कोशिश की गई, कानूनी कोशिश की गई, मुनज़्ज़म कोशिश की गई थी लाहौर हाई कोर्ट के ज़रिए से कि जो इलेक्शन कमीशन का जो शेड्यूल था, जो मामला था कि जो आरओज़ हैं वो ब्यूरोक्रेसी से नहीं होने चाहिए, उसको मुअत्तल करवाया गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को क्रेडिट जाता है और वो दाद के मुस्तहिक हैं कि बहुत उसी शाम जब वर्किंग डे आया तो शाम को अदालत लगी और उस फैसले को ख़त्म किया गया और वाज़े तौर पर कहा गया कि इलेक्शन 8 को होंगे। उसके बाद ये दूसरी सेनेट, इतना बड़ा फोरम, उस हाउस से इसको इस करारदाद के जरिए से एक हमला करने की कोशिश की गई, और सब लोग ये कह रहे हैं कि ये जमहूरियत के खिलाफ साजिश, बदअमनी के फैलाने वालों के सामने हथियार डालने के मुतरादिफ है, और शफाफ इंतखाबात ही मुल्क की तरक्की और सलामती की जमानत है। तो ये कौन सी सोच है, क्यों इसके दर पे हैं कि इलेक्शन मुलतवी हों? भट्टी साहब, इसके दो पहलू हैं। एक तो जो करारदाद पेश हुई, जैसा कि अहमद बिलाल महबूब साहब ने जो बात की है, इसकी कोई बाइंडिंग नहीं है, ये कोई इसकी ना कोई हलाकी हैसियत है, कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी ये जो सेनेटर दिलावर खान है, इनको क्या सोच पड़ी? कोई ना कोई इनके पीछे मुहर्रक तो है ना, ये बड़ी खास बात है जिन्होंने को मूवमेंट की है जी। और वो चेयरमैन सेनेट के ऑफिस में बैठकर वो करारदाद तैयार की जाती है। किसी जगह पे तो ये सोच पाई जाती है कि ये इंतखाबात को मुलतवी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, या ये कन्फ्यूजन जो है ये बरकरार है कम अज़ कम। अब दूसरा पहलू बड़ा खौफनाक है, जैसा कि आपने अर्ज़ किया है कि एक अटैम्प्ट की गई जब वो बैरिस्टर उमैर नियाजी हैं जिन्होंने रिट की लाहौर हाई कोर्ट में, उस पर जब चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा हैं बड़े भरम हुए, उन्होंने कहा कि इनको क्या पड़ी थी और इनको क्यों ना तौहीन अदालत का नोटिस दिया जाए, उनसे वजाहत तलब की गई। अब सवाल ये यहाँ पैदा होता है, ये जो सेनेटर हैं, सेनेटर दिलावर खान जी, अब क्या इनको भी सुप्रीम कोर्ट बुलाएगी? और जिन लोगों ने इस करारदाद की हमायत में वोट दिए हैं, 14 लोग मौजूद हैं। अभी देखें ना सारे मीडिया पे, क्योंकि गैर यकीनी और जो कन्फ्यूजन है वो बरकरार है। अभी सब पे ये खबर छाई रही पूरा दिन, रात के 10 बज चुके हैं, 10:30। तो ये जो खबर है, अब ये सारी दुनिया, ये आगे इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, सेनेट ने कह दिया, सेनेट ने कह दिया। अब वो करारदाद में लोग जब मंजूर हुई तो लोग कितने थे? 14, जिसमें से 12 ने, बल्कि मैं दाद देना चाहूँगा इस मौके पर जो वफाकी वज़ीर इत्तलात हैं मुर्तज़ा सोलंकी साहब जी, उन्होंने अपना जो वजारत का जो मैंडेट है उसे सीए से बैठे हुए थे, सेनेटर तो वो नहीं है,
उन्होंने भरपूर मुखालफत की। जी, बिल्कुल और देखें ऐसा। ना, पीपल्स पार्टी के जो बहरामंद तंगी हैं वो बिल्कुल खामोश बैठे रहे, और पीटीआई के भी एक थे बिल्कुल जगदीप बिल्कुल सिंह, बिल्कुल वो दुरुस्त भी आपने। खामोश खान बैठे साहब यहाँ रहे। पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद पॉलिटिकल सिचुएशन पर भी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे, और उसके साथ नाज़रीन ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अपने आरओज़ को एक अहम तरीन हदायत क्यों जारी करना पड़ी, और उसके साथ कुछ दीगर इशूज़ पर भी बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से तमाम रिटर्निंग अफसरान को यह हिदायत जारी की गई है कि वो जो अपीलों का फाइल होने का सिलसिला जारी है वो खुद जाकर मुतलका जो एपलेट फोरम है वहाँ पर पेश हो। उसकी बुनियादी वजह यह थी कि जिन उम्मीदवारों के उससे मुतल्लिक फैसले हुए थे वहाँ से उनके जो आरओज़ के फैसले थे वो रिजेक्ट हो रहे थे। अब इलेक्शन कमीशन को यह हिदायत जारी करना पड़ी, लेकिन इलेक्शन कमीशन जहाँ पर चीफ इलेक्शन कमीशनर एफर्ट्स कर रहे हैं मामलात को बेहतर अंदाज में आगे चलाने की, वहाँ पर इलेक्शन कमीशन के अमले के अंदर कुछ उनकी कैपेसिटी का इशू ज़रूर मौजूद है। जब उन्होंने ये मरासला जारी किया तो उन्होंने यहाँ पर एपलेट कोर्ट्स की बजाय एपलेट ट्रिब्यूनल के हवाले से डायरेक्शन जारी कर दी, जो कि एपलेट जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल हैं वो बुनियादी तौर के ऊपर इलेक्शन के इनेकात के बाद कायम होते हैं। तो मेरे ख्याल में ये इस चीज़ को उनको मद्देनजर रखना चाहिए, और इसके साथ साथ एक अच्छी चीफ इलेक्शन कमीशनर की तरफ से ये हिदायत भी जारी की गई है कि जो आरओज़ हैं उनको मना किया गया कि प्राइवेट वकला की खिदमात मत हासिल करें, ज़ाहिर ख़जाने पर भी बोझ पड़ेगा, और ख़ुद उनको कहे कि वहाँ पर अपेयर हों और इन मामलात को बेहतर अंदाज में हल करने की कोशिश करें। ये मरासला भी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे जो कि जारी किया गया है। और इसके साथ नाज़रीन आगे बढ़ते हैं और आपको बताएंगे कि जो पावर ब्रेक डाउन का सिलसिला है मौसम सरमा में, गुज़श्ता कई सालों से ये थमने का नाम नहीं ले रहा। गुज़श्ता 6-7 सालों में मुसलसल ये पावर ब्रेक डाउन होता है, कौमी खजाने को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचता है, और इस दौरान बहुत से इकोनॉमिक डिसएडवांटेज भी हमें मिलते हैं। इसकी वजह क्या है, हम क्यों नहीं इसको कंट्रोल कर पा रहे? हमें ज्वाइन कर रहे हैं साबिक एमडी नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी मोहम्मद अयूब साहब। अयूब साहब आपका बहुत शुक्रिया। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपने खुद इस इदारे को सर्व किया जिसकी हर मौसम सरमा में लाइन्स ट्रिप हो जाती हैं, और अभी जो 30 दिसंबर को ट्रिपिंग हुई अभी तक मुकम्मल तौर के ऊपर स्टोर नहीं हो सकी। 42,000 मेगावाट सर हमारी सलाहियत है। बिजली के बिल भर भर के इस आवाम की सकत खत्म हो चुकी है, और टैरिफ दुनिया का एक हाईएस्ट लेवल पर पहुंच चुका है, लेकिन हमारा जो ट्रांसमिशन सिस्टम है वो क्यों नहीं ठीक हो पा रहा? सर जी बिल्कुल, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया। और सबसे जो इसमें मेजर जो प्रॉब्लम आ रहा है वो 2-3 फैक्टर्स हैं जिनको कंसीडर करना पड़ता है। कि प्रॉब्लम ये है कि हमारी जब डिमांड पीक समर में जो 26-27 हज़ार 28 हज़ार तक चली जाती है, वो आपकी विंटर में आके 6 से 7 हज़ार मेगावाट हो जाती है। और ये जो टाइम होता है ये रात के 12 से लेके 3 और 4 बजे के दरमियान तकरीबन आपका लोड ऐसा ऐसा कम होना शुरू हो जाता है। और दूसरा इन्वायरमेंटल इफेक्ट ये हो जाता है कि आपकी पोल्यूशन और आपकी फॉग ने मुसीबत डाली हुई होती है जी। अब होता ये है कि जब आपके पास 42,000 मेगावाट कैपेसिटी अवेलेबल है और वो आप उसको रिड्यूस करके जब 6,000 पे लाइन को चलाना चाहते हैं, तो आपको बहुत सी लाइनें इंपॉर्टेंट पावर हाउसेज बंद करने पड़ते हैं, क्योंकि वो कॉस्टली होते हैं और उनको बंद करके किए बगैर हम उसको मैनेज नहीं कर सकते। अब हमें प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास जो न्यूक्लियर पावर प्लांट K1 K2 जो आए हैं, साउथ में आए हैं, वो बड़े बड़े कैपेसिटी के हैं, 1200 मेगावाट के प्लांट हैं, तो उनको मैनेज करना और उनको शट डाउन करना एक अनदर इशू है। तो हमें सबसे ज्यादा जो इशू आ रहा है वो एक तो ये है कि हमारी जो डिफरेंस है हमारी डिमांड में समर और विंटर में, उसका डिफरेंस बहुत ज्यादा है। उसको मैनेज करने के लिए जो हमें प्रॉपर प्लानिंग चाहिए वो अभी तक हम उस प्रॉपर प्लानिंग पे जा नहीं सके हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि हमने अभी तक अपनी कैपेसिटी को तो हमने बढ़ा दिया, लेकिन हमने अभी तक अपनी ट्रांसमिशन एक्सपेंशन प्लान जो था उसको उस तरीके से अभी तक हम नहीं कंप्लीट कर सके, और जिसकी वजह से हम उसको पूरी डिस्पर्सल हम उनकी ले नहीं सकते। यूसुफ, नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर जो है उसका क्या काम है? उसका एक डीएमडी मौजूद है, भारी तनख्वाह के ऊपर तैनात किया गया, जिसको हम डीएमडी सिस्टम ऑपरेशन कहते हैं। उसका सारे मामले में क्या किरदार है? जी बिल्कुल, आपकी बात सही है। उनका किरदार यही है कि they are bound to give and ensure stable power supply all over the Pakistan even if the load is low। अगर वो कम भी है तो उनको उसको उन्होंने चलाना है। उसके लिए जो डिफरेंट हमारी स्कीम्स हैं, उनको प्रोटेक्शन स्कीम्स हैं, बैकअप स्कीम्स हैं, उनको इंश्योर करना होता है कि वो 100% एक्टिव हों।
तो ये काम आवर सिस्टम एनपीसीसी का भी है कि वो उसको इंश्योर करे। यूसुफ, माजी और के अंदर उनको भी इनकी चलाए। क्रिमिनल नेग्लिजेंस इस इदारे की स्टैब्लिश हुई, लेकिन कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई। 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं सर, अगर ये ट्रिपिंग का बस सिलसिला रहा है, कोई ऐसा ब्लैकआउट हो गया तो ये कौन इसका जवाब दे होगा सर? ये सारा जी इल्जाम लग बिल्कुल, जाएगा। मैं इस बात से बिल्कुल आपसे मुत्तफिक हूँ कि एक्सपीरियंस बंदों को नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर में बैठना चाहिए, जिनका कोई बैकग्राउंड हो, जिन्होंने डिस्पैच पे काम किया हुआ और एटलीस्ट जिनका 25-25, 30-30 साल का एक्सपीरियंस हो, उन बंदों को मेरिट पे ऊपर लेके आना चाहिए और उनसे ये काम करवाना चाहिए। लेकिन अफसोस हमारे यहाँ मेरिट को भी काफी ज्यादा इग्नोर किया जाता है। बिल्कुल ठीक है, और, यही मेरिट जिसकी इग्नोर करने की वजह से हमें सारे ज्यादा मसाइल हैं। प्रॉब्लम अयूब साहब, आपने में ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। ख्वाजा साहब, ये एक बड़ी Thank you जी। दुख भरी और बड़ी एक दिलखराश किस्म की दास्तान है। ये जो खराबियां आप सुन रहे हैं ना, इसके पीछे अभी हम नाज़रीन हमारे स्क्रीन के ऊपर एक लेटर देख सकें जो एक्सक्लूसिवली अपने नाज़रीन के साथ हम शेयर कर रहे हैं। जब खुर्रम दस्तगीर साहब वफाकी वजीर थे, उन्होंने DMD सिस्टम ऑपरेशन, जो इस सारे मामले का जिम्मेदार है, जिसका नाम है अली जैन, उसकी अपॉइंटमेंट के ऊपर उन्होंने एक बहुत डिटेल्ड नोट लिखा। उन्होंने कहा कि ये कैसे NTDC के बोर्ड के मेंबर बने, बेयक वक्त 3 कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के बोर्ड मेंबर अपॉइंट हुए, इनकी एलिजिबिलिटी के ऊपर पूरा नहीं उतरते थे। कौन लिख रहा है? फेडरल मिनिस्टर ख्वाजा साहब। और उन्होंने कहा कि ये DMD अपॉइंटमेंट के ऊपर उन्होंने क्वेश्चन रेज किए, लेकिन उसके बावजूद किसी ने कोई उसको आज तक छेड़ नहीं सका। और पास्ट गुज़श्ता साल भी ब्लैकआउट हुए, लेकिन आज तक तमाम लोग वहां पर मौजूद हैं। और एक जब ब्लैकआउट होता है, अरबों रुपए का आपका फ्यूल कंजम्पशन ज़्यादा होती है, इकोनॉमिक लॉस जो पूरे मौशियत के अंदर होता है, इंडस्ट्री मुतासर होती है, उसकी कोई पूछ कुछ करने वाला नहीं है। और अभी तक सूरत हाल ये है कि जहां पर 5 दिन हो गए उस सिस्टम को मुकम्मल रिस्टोर नहीं कर सके। मतलब है कि दुनिया के अंदर यही फोग हमारे पड़ोसी ममालिक में भी है, वहां पर हमने कभी इस किस्म के ब्लैकआउट नहीं सुने। और यहां पर यह कहा जाता है कि हमें मजीद एक ट्रांसमिशन लाइन की जरूरत है जिसके ऊपर $800 मिलियन की इन्वेस्टमेंट होगी। अगर आपने $1 बिलियन के पावर प्लांट्स लगा लिए हैं तो ट्रांसमिशन लाइन किस आपने ये मैंने जाकर वहां बिछानी थी? जी भट्टी साहब, ये देखें ना, ये आपने कितनी खौफनाक चीज़ें बताई हैं। अब देखें, ये एक ब्रेकडाउन होता है। पीछे भी आपको पता है, पिछले साल 1-2 साल कबल हुआ था, पूरे मुल्क में एकदम लाइट चली गई थी। उसकी तहकीकात का बड़े पैमाने पर शोर हुआ जी, तहकीकात हो रही, कमेटी बन गई। लेकिन ये जो एनर्जी का शोबा है, मैं आपको बताऊं भट्टी साहब, इसमें ये जो करोड़ों की तो बस ऐसे पीनट है ना, खरबों के मामलात हैं। जी बिल्कुल, खरबों रुपए के मामलात हैं। आप देखें, ये अब जो ब्रेकडाउन हुआ है, मैं आपको ऐसे रफली पेशगोई करता हूँ। साफ़ी का काम वैसे पेशगोई करना नहीं है, लेकिन रफली इसकी जब मरम्मत होगी, आप इसका एस्टिमेट लगा लीजिएगा, वो अरबों नहीं खरबों में होगी। और जिस तरह आपने वो जो खान साहब, आपका, मेरा और हमारे स्टूडियो में काम करने वाले कैमरामैन का, एक रेहड़ी के ऊपर या एक मजदूर का दिहाड़ी पर काम करता है, ये सारी मुरम्मत आती है टैरिफ में। बिजली का रेट महंगा होता है जो पहले भी 60-70 रुपए फी यूनिट पहुंच चुके हैं। इस अवाम का क्या कसूर है? आप उनसे डबल ओवर पेमेंट उनसे पहले भी आप वसूल करते हैं, उसके बावजूद आप सिस्टम की अपग्रेडेशन करने को, उसे मेंटेन करने को तैयार नहीं है। और जिसको वफाकी वजीर कह रहे हैं कि ये एलिजिबल नहीं है, उसको कोई ओहदे से हटा नहीं सकता। अच्छा, अब देखें, ये बड़ी आपने अहम बात की कि उनको पता है कि हमने एक यूनिट में 25 पैसे इजाफा करना है और इससे हमने अरबों रुपए इकट्ठे कर लेने हैं, क्योंकि अरबों यूनिट हमारी जो इस्तेमाल होते हैं एक माह में। तो ये आसान तरीका बना लिया है। जैसे जो आपने डिप्टी MD पावर कंट्रोल सेंटर की बात की है, ये अली तरीन की जो नहली है, जिसकी जो अहलियत पे सवाल उठाए जा रहे हैं। आपने कहा कि माजी में जो वफाकी वजीर थे जी, खुर्रम दस्तगीर, हाँ जी, वो भी उनको नहीं हटा सके। अब ये जब अदारे माफियाज के कब्जे में होंगे तो ये लूटमारी होगी और क्या होगा। आपने ये करना है, ये जो अखराजात आपने बचाने हैं, इससे क्या होगा, इससे आपने जो आम सार्फ है उसको यूनिट में प्राइस में कमी देनी, उसको रिलीफ देना है। वहां बैठे अलमिया यही है कि आम आदमी की कोई सोचने को तैयार नहीं है। और अली जैन को नाज़रीन क्यों नहीं हटाया जा सका था उस वक्त? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की उन्हें स्ट्रॉन्ग बैकिंग हासिल थी। और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के पीछे कौन लोग ताकतवर लोग थे, वो आप हम सबसे बेहतर जानते हैं। जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जिनको यहाँ से, जिनका इंटरेस्ट इनके साथ जुड़े हैं, पावर प्लांट्स के मालकान हैं, IPPs वाले। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बताएंगे कि 9 मई के वाक़े में मुलव्विस शरपसंदों की एक और वीडियो सामने आई है। उसमें क्या होशरुबा इंकशाफात हो रहे हैं, किस किस्म के नारे वहाँ पर लगाए गए, और जो लोग इसमें मुलव्विस थे उनके ट्रायल का स्टेटस क्या है, इसके ऊपर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। आसान 9 मई से मुतल्लिक एक और तहलकाखेज वीडियो सामने आई है। खास साहब, ये वीडियो आपने भी देखी, हमारे नाजरीन भी देख रहे हैं कि किस तरीके के साथ लूट मार और तक़ीबकारी की ये मनाजिर हैं, जिसके अंदर रियासत को नुकसान पहुंचाने के वाज़े तौर के ऊपर सबूत सामने हैं।
आपको याद होगा कि जब मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर 9 मई के वाक़े में मुलव्विस शरपसंदों का ट्रायल शुरू हुआ तो बहुत से लोगों को तकलीफ हुई और भागे भागे पहुंचे, उस ट्रायल को रुकवाया गया। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ट्रायल तो शुरू करने की इजाज़त दे दी, चूँकि बहुत से शोहदा ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रजू किया था, जिनके अहले खाना ने, जिनके लवाहिकीन वारसीन ने इस मुल्क की सलामती के लिए अपने जानों का नजराना पेश किया। तो अल्टीमेटली ट्रायल शुरू हो गया। अब ये वीडियो के हवाले से जो आपने भी मनाजिर देखे, ये कौन सी ज़हनियत है, ये कौन से लोग हैं और अब चाहते हैं कि इनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी ना हो? और अभी हम बताएंगे कि इनके ट्रायल का स्टेटस क्या है। जी भट्टी साहब, मसला ये है कि हम जमहूरियत की बात करते हैं लेकिन जमहूरी रवैया नहीं अपनाते। ये जो बानी चेयरमैन PTI हैं, इन्होंने जो नौजवान हैं उनके जहनों में एक जहर उंडेला है। इनको अपने जो अदारे हैं उनके खिलाफ एक नफरत भरी तकारीर कर करके अभी भी बाज नहीं आए। अभी कल ही आज के अखबार में भी खबर छपी हुई है, उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर विराजमान शख्सियात को धमके दे रहे हैं कि आपकी खैर नहीं है। मैं तुम सबके नाम और शक्लें पहचानता हूँ, इक़्तिदार में आकर आर्टिकल 6 लगाऊंगा। जब आपका कोई लीडर, किसी जमात का सियासी रहनुमा जो आपको तशद्दुद पर खुद उबारे, हत्ता कि जो सियासत है ये अदम तशद्दुद का दर्ज देती है। आपने अब जमहूरी तरीके से अपनी गुफ्तगू रखनी है, लेकिन जो कल्ट बन गया है, हमारे नौजवानों के जहनों में जहर उंडेल दिया। आप ये वीडियो देखें ना, उसमें नारे लगाते हैं, इनके परचम पकड़े लोग, उनको क्या गुस्सा है? उनको गुस्सा उनके दिमागों में भर दिया गया है। इस वीडियो में जिनाह हाउस के भी कुछ नए मनाजिर सामने हैं, तोड़ फोड़ के और जलाओ घिराओ। मैं कहता हूँ आज भी सोशल मीडिया पे आप देखें, आप रोज उठा के देखें, कोई ना कोई वीडियो लगाई होगी और वो फेक वीडियो, उसके नीचे झूठा कैप्शन बना के मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुपों में। और बदकिस्मती ये है जो हमारे बाहर लोग बैठे हैं, मैं उनसे अपील करता हूँ जो बैरून मुल्क में हैं, वो ये समझते हैं सारी वीडियो ठीक हैं, दुरुस्त हैं। अभी देखें ये जमशेद दस्ती वाला, वो उसने जो इल्ज़ाम लगाए वो सब झूठ। लेकिन खास तौर से हमारे समाजी रवैयों पर बात करें, ये तमाम हकाइक सामने में हैं, लेकिन उसके बावजूद अब मैं कहता हूं जी कि मेरा लीडर अगर चोर है तो तुम्हारा लीडर डाकू है, और कोई मानने को तैयार नहीं है। ये जो ब्लाइंड फॉलोइंग है, ये तो फिर भी खत्म नहीं हो पाती। क्यों अकल पर पर्दे पड़ जाते हैं? मैं कहता हूं कि कुरान कहता है कि जब भी तुम्हारे पास कोई खबर लेकर आए तो उसकी तहकीक कर लियो। मेरा मशवरा ये है, जो नौजवान है जितने भी जिनके अभी देखें ना, अब पकड़े गए, सब गिरफ्तार हैं, अभी मैं वालिदैन को रोते हुए देखता हूँ, तो उनको वालिदैन को अपने बच्चों की तरबियत करनी है कि आप किसी के पीछे सोशल मीडिया को फॉलो करके अपना कैरियर न तबाह बर्बाद करें। अब ये देखें, ये धमकी अमेज जो रवैये ये नस्ल नौ को तबाह बर्बाद कर रहे हैं। आखिर भुगतना किन्होंने है? इन्होंने भुगतना है। अब आगे ट्रायल की बात जो आपने की है, अहम तरीन नुक्ता है किसी भी मुल्क में। मैं कहता हूँ इस वक्त हम कहते हैं अमेरिका, बरतानिया, अभी देखें अमेरिका में जो कैपिटल हिल पे हमला हुआ, कोई रियासत बिल्कुल ऐसे इस तरह के इकदाम की इजाजत नहीं बिल्कुल देती। दुरुस्त हमारे दोस्त हैं, खासा कुछ वक्त खत्म हो रहा है, आपने बिल्कुल दुरुस्त का रियासत इजाजत नहीं देती। और इस मामले भी नाज़रीन आपको बताते चलें कि जो लोग साने 9 मई में मुलव्विस थे, उनका ट्रायल तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। और अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से रवा माह के दौरान अगर उसका फैसला सुनाने की इजाज़त दे दी गई, तो जिन लोगों ने 9 मई को जिस तरीके से रियासत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तकरीबकारी में मुलव्विस थे, उनसे मुतल्लिक फैसले भी सामने होंगे। और रियासत ये फैसला करेगी कि आइंदा किसी को इस किस्म के इकदाम करने की, ऐसे साहने करने की दोबारा जुर्रत नहीं होगी। ये चीज़ें तकरीबन कंक्लूड हो चुकी हैं। ट्रायल तकरीबन अपने कंक्लूजन के बिल्कुल करीब है। सिर्फ इंतज़ार इस बात का है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से फैसला सुनाने की इजाज़त दी जाए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। आपसे होगी कल दोबारा मुलाकात। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।